आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने कॉलोनियलिस्ट अप्रोच देखा था और आज हम नेशनलिस्ट अप्रोच देखेंगे। भारतीयों ने भारतीय इतिहास को कैसे देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, इससे पहले हमने क्या देखा था कि भारत में जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी थी उसको कैसे लिखा गया। जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर जो भी इतिहास लिखेंगे वो अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए लिखेंगे। उन्होंने ये लिखा, लेकिन बाद में जब नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी आए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इन सब ने जो इतिहास को लिखा वो कमाल का लिखा। ये इन्होंने बताया कि भैया भारत बहुत महान था। ये जैसा कह रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं, कॉलोनियल वर्सेस नेशनलिस्ट। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में क्या था, देखिए मैंने आपको बताया कि कॉलोनियल्स जो ये हिस्टोरियोग्राफर्स थे, पूरा पिछला लेक्चर लिया, वो क्या कहते थे कि भारत में कोई सेल्फ गवर्नमेंट था ही नहीं, भारत में ना ही कोई यूनिटी थी, सब बटे हुए थे। तो जब यूनिटी नहीं होगी भाई, जाहिर सी बात है, अगर यूनिटी नहीं होगी तो देश कैसे रहेगा। आपको देश बनाने के लिए यूनिटी चाहिए। तो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफर कहते थे कि यहां पे तो हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, इनकी कास्ट में प्रॉब्लम है, रिलीजन की प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन होता था, ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे ये लोग। ठीक है, तो बेसिकली ये इतना ज्यादा अंधविश्वास में बिलीव करते थे कि अपने आप को रूल ही नहीं कर पा रहे थे। ये कहते थे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफर्स। इस स्पिरिचुअल ठीक है, एक वक्त तक तो ठीक रहता है, लेकिन हद से ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म था यहां पे, और जिसकी वजह से ये लोग आजाद नहीं हो पा रहे थे। हमने इनको आजादी दी। इंडिया में ना ही प्रॉपर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था, ना ही यहां पे इकोनॉमिक फ्रीडम था। हम आए और हमने यहां पे चीजों को सही किया। ये बोलते थे कॉलोनियल, अगर हम कॉलोनियल हिस्टोरियंस की बात करें, यही बोलते थे कि इनको कोई पता थोड़ी ना था कैसे करना है, और हम जो है, हम कमाल की सभ्यता थे। हमारा जो यूरोपियंस है वो डेमोक्रेसी थी हमेशा से, एंशियंट ग्रीक और रोमन का जो हेरिटेज है वो हमने एंजॉय किया, और इनको ज्यादा कुछ अकल नहीं थी। अब आए नेशनलिस्ट। अब इनका वर्जन सुनिए। नेशनलिस्ट ने ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफर्स का व्यू था, इसको पूरी तरीके से अपोज किया। जो कॉलोनियल का हिस्टोरिकल नैरेटिव था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव था। अभी मैंने आपको बताया कि कोई सोशल डेवलपमेंट नहीं था, सब कुछ खराब था। लेकिन नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स ने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। और यहां पे जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफर्स थे, इन्होंने ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की थ्योरी दी थी कि भारत में हमेशा से ऑटोक्रेटिक रूलर्स रहे थे, डेस्पोट्स, ऐसे रूलर जो हमेशा जनता को दबाते थे। हमेशा से ही भारत में ऐसे रूलर्स रहे थे, इसीलिए ब्रिटिश रूल को डेस्पोट होना पड़ा। इस थ्योरी को इन्होंने ओरिएंटल डेस्पोटिज्म कहा कि जो पॉलिटिकल रिजीम्स इंडिया की रही इससे पहले, वो मॉन्स्ट्रस रही हैं। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन आप नेशनलिस्ट अप्रोच सुनिए। नेशनलिस्ट ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे और कुछ भी नहीं। बल्कि यहां पे, हालांकि नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में भी काफी इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, ऐसी बात नहीं कि इन्होंने सब सही लिखा, लेकिन इन्होंने कॉलोनियल्स को अपोज किया कि आपकी जो हिस्टोरियोग्राफी है वो सही नहीं है। भैया हमारे यहां तो आप हमको बोल रहे हैं पॉलिटिकल, और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल नहीं था। पढ़ो जाके, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ो, चाणक्य की अर्थशास्त्र पढ़ो। चाणक्य और कौटिल्य एक ही है, आपको पता ही है, उनकी अर्थशास्त्र पढ़ो। आप हमको बोल रहे कि हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं थी, हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। हर राजा का मंत्री परिषद होता था, और राजा जो है निरंकुश नहीं था, वो सारे मंत्रियों से सलाह लेके चीजों को सही करता था। तो आप हमको कैसे बोल रहे हो? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कोई निरंकुश शासक नहीं थे। अशोक जो है वो कोई निरंकुश नहीं थे। अगर वो चाहते, अशोक चाहते, तो दोस्तों पूरे यूरोप तक चले जाते और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अशोक के समय पूरा अफगानिस्तान तक भारत के पास आ गया था, लेकिन अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया, बुद्धिज्म को अपना लिया 262 कलिंग वॉर के बाद। उसके बाद उन्होंने बोला कि जहां अब हमारा जो एक्सपेंशन होगा ना, वो धर्म के माध्यम से होगा। आज जहां पे भी आपको बुद्धिज्म दिख रहा है वो अशोक की बदौलत है। सम्राट अशोक ने एक्सपेडिशंस, मिशनरीज भेजे, जाओ यात्रा करो। आप समझ रहे हैं? तो क्या
ये लोग डेस्पॉट थे। चंद्रगुप्त, गुप्ता एज भारत की गोल्डन एज बोला जाता है। कितने अच्छे से उन्होंने रूल किया। क्या ये डेस्पॉट थे? हर्षवर्धन तो इतने बड़े दानी थे कि दान कर करके उनका विघटन हो गया, उनका पतन हो गया। तो क्या वो डेस्पॉट थे? साउथ में इतने गोल्डन पीरियड रहा, हमारे यहां गोल्डन रूल था, क्या ये डेस्पॉट थे? बिल्कुल नहीं। हमने तो इनफैक्ट अगर ये मुगल हिस्ट्री को भी हिस्टोरियंस ने बहुत जस्टिफाई किया है। जो हमारे नेशनलिस्ट हैं, देखिए ब्रिटिश का सिंपल सा फंडा था कि डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश बोलते थे कि मुस्लिम और हिंदू हमेशा से ही लड़ते रहे हैं, हमेशा से ही लड़ रहे थे ये लोग, और दोनों का कल्चर अलग है। लेकिन नेशनलिस्ट ने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे अकबर आए, हमने सबका स्वागत किया, हम तो सेक्युलर थे। मुस्लिम आए और इतने समय तक मुस्लिम क्या ऐसे ही रह गए। इस्लाम रूल जो हमारे यहां चला है, दिल्ली सल्तनत हो गया, फिर मुगल का, इतने सालों तक हमने उनका स्वागत किया। अगर अकबर कोई डिसीजन लेता था तो अपने मंत्रिमंडल से पूछ के लेता था। पता था कि यहां पे इंडियन रूलर से वो बैर नहीं कर सकते, वरना बचेंगे ही नहीं। डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं। तो भारत में भारत की तरीके से वो लोग रह रहे थे। ये नेशनलिस्ट अप्रोच था। और हमारे यहां तो मॉरल पावर बहुत टाइम से थी। ये कहते थे हिस्टोरियन जो थे, कॉलोनियल हिस्टोरियंस, कि आप क्या कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, टैक्सेशन स्ट्रक्चर नहीं था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। नेशनलिस्ट ने बोला हमारे सब थी। टैक्सेशन स्ट्रक्चर का एग्जांपल अकबर का देखिए आप, कितना प्रॉपर टैक्स स्ट्रक्चर था, कितने सारे टैक्स रिफॉर्म्स आए थे उस समय। अशोक का देखिए कितने बेहतरीन, महाराज शिवाजी का देखिए, उनका मंत्रिमंडल था, टैक्स अलग वो कलेक्ट करते थे। मिलिट्री कितनी बड़ी थी, महाराज शिवाजी ने तो अपनी नेवी बना ली थी। तो ये चीज, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ने बोला कि भारत का पास्ट तो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रहा है। हमारे तो मिडिल ईस्ट से, पर्शिया से संबंध थे, यूरोप तक हमारा सामान जाता था, श्रीलंका से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, इधर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। तो कहां आप डिप्लोमेसी बोल रहे हो कि हमारे पास डिप्लोमेसी नहीं थी, पॉलिटिकल नहीं था? हमारे यहां जो राजा थे वो सबको इंसाफ देते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली क्या था ना कि कॉलोनियल जितने भी हिस्टोरियोग्राफर्स थे उनको इनके हिसाब से चलना पड़ता था। अगर इनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर वो उनका करियर, उनकी नौकरी चली जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है। तो ये बोलते थे नेशनलिस्ट जो अप्रोच था। आरसी मजूमदार ने बहुत अच्छा अपनी कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया में उन्होंने बहुत अच्छी चीज लिखी है इंस्टीट्यूशंस के बारे में। हालांकि अभी तक तभी भी वेस्टर्न ग्रोथ को ज्यादा माना गया था कि हाँ ठीक है, वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं। लेकिन बाद में जब जितने भी हिस्टोरियोग्राफर्स आए उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, विक्रमादित्य हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, अकबर हो गए, ये बहुत बड़े थे। लेकिन यहां पे दोस्तों हमको कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज भी दिखाई पड़ते हैं। देखिए ऐसा है कि एक तरफ तो हिस्टोरियन, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए भारत में बहुत बेहतरीन जो थे वो रूलर्स थे। ठीक है, सेक्युलर रूलर्स थे, सारे धर्म का वो पालन करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक हो गए, एम्पायर बिल्डर्स थे, ग्रेट एम्पायर बिल्डर्स थे। लेकिन फिर एक ये भी कॉन्ट्रडिक्शन आता है। देखिए हमारे यहां अहिंसा का भाव है। गांधीयन एरा की बात करें तो नॉन वायलेंस, भारत को लैंड ऑफ नॉन वायलेंस बोला गया। लेकिन फिर एम्पायर बिल्डिंग ऐसे थोड़ी ना होती है भाई। अकबर ने युद्ध तो किया ही ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध तो किया ही ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये कैसे हो गया। एक तरफ आपका लैंड ऑफ नॉन वायलेंस है, दूसरी तरफ आपके जो रूलर्स हैं वो एक्सपैंड तो कर रहे हैं, किताबों में तो ये लिखा हुआ है। दूसरी चीज, यहां पे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने वाकई में बहुत बढ़िया बातें लिखी है। लेकिन मेडिवियल हिस्ट्री, नेशनल हिस्ट्री उन्होंने अच्छी लिखी है। लेकिन यहां पे वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को इसमें लाना भूल गए। जैसे जो कास्ट की प्रॉब्लम थी, जो कास्ट ऑपरेशन होता था, जो सोशल और इकोनॉमिक डेनिग्रेशन था, लोअर कास्टेस का मेल डोमिनेशन था, ये जो नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने नहीं बताया। ठीक है। और इसमें ज्यादातर जो अचीवमेंट्स है वो एंशिएंट पीरियड का है। मॉडर्न पीरियड की यहां पे ज्यादा बात नहीं हो रही। मॉडर्न पीरियड की बात भी कैसे होगी, क्योंकि सब कुछ तो ब्रिटिश के पास चला गया था। और ये भी बताते हैं यहां पे जो हिस्टोरिकल नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ये बताते हैं, जो अप्रोच रहा है। एक तो सबसे पहला पॉइंट ये मैंने सब बता दिया, लेकिन अगर इसको आप समराइज करें तो यहां पे एंशिएंट पीरियड को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है, जो अप्रोच रहता है इनका, हिंदू कल्चर को और सोशल कल्चर जो है वो सांस्कृतिक बताया जाता है। सांस्कृतिक है हमारा जो कल्चर है,
और उसमें आप देखेंगे ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप मिलता है, यानी कि ब्राह्मणिकल फॉर्म को एम्फसाइज किया जाता है। अब जाहिर सी बात, अगर ब्राह्मणिकल फॉर्म को एम्फसाइज किया जा रहा है तो जो लोअर कास्टेस हैं, लोअर कास्ट हैं, जो नीचे लोग रह रहे हैं, जो इतने अमीर नहीं है, उनका ऑपरेशन होगा। ये क्रिटिसिज्म होता है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि पास्ट को बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा है और बाद में इसको कम्युनलिज्म से मिक्स किया गया और रीजनलिज्म से, मतलब पास्ट का सहारा देखे ही आज हम कम्युनल और रीजनल बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी हो, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि इसने कॉलोनियल्स हिस्टोरियोग्राफर्स के जो झूठ थे उसको नकार दिया कि हम तो पहले से ही मान थे, आप क्या बोल रहे हो, आपने हमको गरीब किया है। एक समय पे इंडिया 33% जीडीपी पूरी दुनिया में ये कंट्रीब्यूट करता था, तो आपकी वजह से हम गरीब हुए हैं। समझ रहे हैं? ये चीज थी। मुस्लिम हिंदू को जो डिवाइड करना चाह रहे थे उनको भी काउंटर किया कि हम तो पहले से ही एक थे, यूनाइट थे, आपकी वजह से हम डिवाइड हो गए हैं। हमारा सर्वधर्म में हर किसी को हमने वेलकम किया है, ठीक है। तो ये चीज मेडिवियल और एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो ये 1920s और 1930s में डेवलप होना शुरू हो गई थी। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का क्या? मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों 1947 के बाद शुरू हुई। देखो जाहिर सी बात है, जब तक ब्रिटिशर रहेंगे तब तक मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में तो हम जानेंगे नहीं। सिंपल सी बात है, जब हम आजाद होंगे तभी तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले सारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस ब्रिटिश के हाथ में थे, वो रेगुलेट करते थे। अब जब ये लोग जाएंगे तब हम खुल के अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तब हम राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात होगी। आप समझ रहे हैं? हालांकि इससे पहले भी साइंटिफिक क्रिटिक ऑफ कोलोनियलिज्म डेवलप किया जा चुका है। 19th सेंचुरी में दादा भाई नायरोजी हो गए, रानाडे हो गए, जीवी जोशी हो गए, आरसी दत्त हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, डी वाचा हो गए, केटी शाह हो गए, वीसी काले, बहुत लिस्ट लंबी है। इन सबने कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी को क्रिटिसाइज किया। 19th सेंचुरी में क्रिटिसिज्म रहा, लेकिन 20th सेंचुरी में हम देखते हैं कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप हुई और 1960 में और अच्छे से। 1920 से इसकी शुरुआत हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक हो गए, सरदार पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की किताब बहुत ही खूबसूरत है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या जबरदस्त! जवाहरलाल नेहरू बहुत किताबों की दुनिया में रहते थे, बहुत पढ़ते थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल हो गए, भगत सिंह हो गए, इन सब ने जो लिखा है वो कमाल का लिखा है। ये मॉडर्न हिस्ट्री को बताता है, ठीक है। नेशनल मूवमेंट कैसे चला, ये 1947 के बाद डेवलप होना शुरू हुआ। बहुत बड़े बड़े नेशनलिस्ट लीडर ने इसके बारे में लिखा, जवाहरलाल नेहरू, एसी मजुमदार, पट्टाभी सीतारामैया, आरजी प्रधान, ठीक है। तो ये चीज है। हालांकि इसमें भी यही चीज होती है कि यहां पे जो ऑपरेशन है, डिस्क्रिमिनेशन वुमेन एंड ट्राइब्स, इसको इग्नोर किया गया है। बट स्टिल जो नेशनलिस्ट का योगदान है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ बताया। समझ रहे हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सिपॉय म्यूटिनी नहीं था, ये तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। 1957 का कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी देखेंगे, बोलेंगे नहीं ये तो खाली सिपॉय म्यूटिनी था। इन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, ये तो आजादी का पहला युद्ध था। ये लेक्चर था नेशनलिस्ट अप्रोच पे। अब अगले में हम देखेंगे कम्युनल अप्रोच के बारे में। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।